स्टार्ट में सूरज की ज़्यादा तपिश की वजह से दुनिया के तमाम पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके हैं और इससे निकलने वाले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी में थोड़े से लोग बचकर जी रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं होती। वहाँ वो तमाम लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का मास्क पहनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को कॉनिक्लॉक करके एक कंपनी बना रही है। उसी कंपनी की सुरंग में सिटी की सारी पावर सप्लाई होती है। कंपनी की आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने की लैब में ईथन के पापा रिचार्ड काम कर रहे होते हैं। ईथन का 8th बर्थडे आता है तो उस दिन ईथन के पापा उसे एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, इस बॉक्स को खोलो। ईथन जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स में से घड़ी जैसा एक गैजेट ईथन की कलाई पर चिपक जाता है और उसमें से खून आने लगता है। वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोने लगता है। तब ईथन की माँ आती है और कहती है कि ये आपने क्या किया। तो रिचर्ड कहता है कि बेटा, ये अब से तुम्हारे हाथ में ही रहेगा और मरते दम तक तुम इसको निकालना मत, ये तुम्हें इस दुनिया में पहचान दिलाएगा। अब ये कहकर ईथन के पापा रिचार्ड वहाँ से निकल जाते हैं। लैब में जाने की थोड़ी ही देर बाद ईथन के पापा रिचार्ड से ईथन को फ़ोन आता है और कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ थोड़ा चल के आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ईथन और उसकी माँ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का मास्क पहनकर रोड पर चल रहे होते हैं। तभी कुछ लोग ईथन की माँ पर शूट कर देते हैं और उसको जान से मार देते हैं। उसका मास्क और ईथन का मास्क निकालकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ईथन पापा पापा कर कर चिल्ला रहा होता है कि पापा बचाने के लिए आएंगे, लेकिन वो आते ही नहीं। तभी जूडो नाम का एक आदमी आता है और उसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का मास्क देकर बचाकर ले जाता है और उसको अपने साथ पालने लगता है। ईथन के पापा रिचर्ड के काम करने वाली कंपनी क्रॉनिकॉक में वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। अचानक वहाँ पे एक दिन पावर प्रॉब्लम आती है और उसको रीलोड करने के लिए ईथन बहुत ट्राई करता है। तभी अलर्ट आता है कि अगर उसे 30 सेकंड में नहीं सॉल्व किया गया तो बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होगा। ईथन कैसे भी करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ऐसे पावर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ईथन माहिर हो जाता है। उसके बाद ड्यूटी ख़त्म करके तमाम वर्कर्स लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर उनकी आंखों को स्कैन कर रहे होते हैं। स्कैन करने के लिए तमाम वर्कर्स अपना मास्क उतारते हैं। एक वर्कर जब मास्क उतारता है तो उसे खून की उल्टी होती है। ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सभी लोगों को सूट नहीं करती, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ऑक्सीजन सिकनेस हो जाती है, जिसका शिकार होकर वो थोड़े ही दिनों में मर जाते हैं। तभी दिखाते हैं कि एक सिख आदमी अपने आप को आग लगाकर जला रहा होता है और ये सब ईथन की आंखों के सामने हो रहा होता है। वहाँ से कट करके मूवी का टाइटल 2067 डालकर मूवी शुरू होती है। दिखाया जाता है कि हमारा हीरो ईथन अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर वापस आता है। टीवी में उसके सामने न्यूज़ चल रही होती है। उसमें ऑक्सीजन सिकनेस की वजह से सिटी में बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े कर मर रहे होते हैं। यहाँ क्रॉनिकॉक कंपनी ऑक्सीजन की सिकनेस दूर करने के लिए काम कर रही होती है और जैसे ही ईथन के पापा का नाम टीवी पर आता है वो गुस्सा होकर टीवी बंद कर देता है। तभी उसकी वाइफ काम ख़त्म कर घर वापस आती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि उसकी वाइफ भी वही खून की उल्टी करती है, उसको भी वही ऑक्सीजन वाली बीमारी हो जाती है। काम करते करते वो टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि कुछ ही दिनों में मेरी वाइफ भी मर जाएगी। उसी ही वक्त थोड़े ऑफिसर ईथन को ग्राउंड फ्लोर पर बुलाने के लिए आते हैं और उसको ज़बरदस्ती बुलाते हैं। ये देखकर ईथन डर जाता है। तभी वहाँ पर जूड आता है और जूड कहता है, चलो चलते हैं, चलो देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। वहाँ क्रॉनिकॉक कंपनी की सीईओ रिजिडा को मीट करते हैं। रिजिडा कहती है कि हमारे सिटी के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होते जा रहे हैं। इस पर ईथन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। तब रेजिना कहती है कि तुम ही हो जो हम सबको बचा सकते हो। ईथन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों बोल रही है। तब रेजिना ईथन को और उसके दोस्त जूड को लैब में लेकर जाती है।
वहाँ पर साइंटिस्ट बिली ईथन को वेलकम करता है और उसको टाइम मशीन दिखाता है और बताता है कि ये तुम्हारे पापा ने खोज निकाली थी। इसमें से हमने एक मैसेज फ्यूचर को यानी 2067 को भेजकर देखा और वहाँ से भी एक मैसेज वापस आया, और वो क्या मैसेज है ये तुम भी देख लो। रेजिना ईथन को वो मैसेज दिखाती है। ईथन वो मैसेज देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस मैसेज में कहा हुआ होता है कि ईथन को भेजो। वो मैसेज इस प्रेजेंट टाइम से 400 साल बाद से आया था, और उसमें 400 साल आगे यानी फ्यूचर में भेजने की बात कही हुई होती है। वो देखता है कि फ्यूचर में लोग 400 साल बाद ज़िंदा हैं। उसे बहुत ताज्जुब होता है, क्योंकि ऐसी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो लोग थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे। फिर कैसे 400 साल बाद भी ये मशीन और लोग ज़िंदा हो सकते हैं, और उनको हमारा नाम कैसे पता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो लोग हमको क्यों बुला रहे हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। रिजिना कहती है कि तुम इस मशीन के ज़रिए 400 साल से एक दिन पहले फ्यूचर में जाओगे, और इस मैसेज को किसने टाइप करके भेजा है उनसे मिलना होगा, और उनसे बात करके इस डिज़ीज़ की दवाई मांग कर लानी होगी। और उन लोगों ने तुम्हें ही बुलाया है, तो इसलिए तुम्हें ही जाना होगा और इस दवाई को ढूंढ कर लाना ही है। यहाँ पर मौजूद हज़ारों लोग अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रहे हैं। तब बिली कहता है कि इसमें एक प्रॉब्लम भी है, हम सिर्फ तुम्हें यहाँ से भेज सकते हैं, वहाँ जाकर वापस आने का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। रिजिना कहती है कि फ्यूचर में भी ऐसा कुछ ज़रूर होगा जिससे तुम वापस आ सकोगे। और ये सब सुनकर ईथन कहता है कि मुझे ये सब नहीं करना। मेरी वाइफ को ऑक्सीजन प्रॉब्लम है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसके आखिरी दिन बचे हैं। मैं उसको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। और ये बोलकर ईथन वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद ईथन और उसका दोस्त बैठकर एक जगह पर बात करते हैं। तब ईथन अपने दोस्त से कहता है कि मैं अपने पापा रिचर्ड की तरह अपनी वाइफ को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। इस वक्त तो मैं उसको अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। जूड कहता है कि तुम दूसरों के लिए दवाई लेने नहीं जा रहे हो, बल्कि तुम अपनी वाइफ के लिए भी दवाई लेने जा रहे हो। तब उसका मन बदल जाता है। ईथन घर जाकर जो भी हुआ वो अपनी वाइफ को बताता है। वो सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि तुम कैसे इतने सेल्फिश हो सकते हो। तुमने देखा था कि पिछले साल मेरी क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे थे और अब सिर्फ 12 ही बच्चे हैं। ऐसे ऑक्सीजन की कमी से मरने की वजह से बेहतर है कि तुम वहाँ जाकर दवाई ले आओ, तभी सब खुश रह पाएंगे। ये सब तुम करोगे तो मुझे बहुत गर्व होगा। तुम ज़रूर दवाई लेकर वापस आओगे। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हें जाना ही होगा। उसके बाद ईथन रात को जब उसकी वाइफ सो रही होती है तो वहाँ पर एक फूल रख देता है, लेकिन वो फूल असली का नहीं होता बल्कि मेटल का होता है। उस फूल पर उसने लिखा हुआ होता है कि आई विल बी बैक। और वो फूल रख कर ईथन वहाँ से निकल जाता है। आपको पता ही होगा कि ये लोहे का फूल क्यों है, क्योंकि वहाँ पर असली पेड़ पौधे तो है नहीं, तो इसलिए लोहे का फूल ही है। लेकिन जब ईथन जा रहा होता है तो उसकी वाइफ सोई नहीं होती, बल्कि वो सोने की एक्टिंग कर रही होती है, और वो ईथन को पता नहीं चलने देती कि वो उसको देख रही है। अब ईथन क्रॉनिको कंपनी के लैब में पहुंच जाता है। वहाँ रिजिना ईथन का वेट कर रही होती है, तो ईथन रिजिना को बोलता है कि अगर उस दवाई का एक ड्रॉप भी मिलेगा तो मैं सबसे पहले अपनी वाइफ को दूंगा। अगर तुम इस बात को मानती हो तो मैं तभी वहाँ पर जाऊँगा। रिजिना भी ठीक है कहकर इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो टाइम ट्रैवल का सूट पहनकर मशीन में रेडी होकर बैठता है। तभी साइंटिस्ट बिली ईथन को एक छोटा सा गैजेट देता है और कहता है कि ये आयरन मैन पिक्चर में आने वाले जार्विस की तरह एडवांस रोबोट है। ये तुम्हारे एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करेगा और तुम्हें सारी चीज़ें बताएगा। जूड भी उसको बाय करके भेज देता है। अब मशीन ऑन हो जाती है और उसमें काउंटडाउन शुरू हो जाता है, और ज़ीरो के आते ही ईथन की बॉडी पर बहुत सारे रेडियंस पास होते हैं और बहुत ही स्पीड से टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाकर एक जंगल में लैंड होता है। लैंड होते वक्त बेहोश होकर गिर जाता है। आंखें खोलकर देखता है तो उसका सूट जल रहा होता है। वो उठकर उसको बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आग और जल रही होती है, तो ईथन उस सूट को निकालकर फेंक देता है। अब वो सूट उसकी आंखों के सामने ही जलकर ख़त्म हो जाता है। तभी वो एक चीज़ पर गौर करता है, उसकी चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। ये सब देखकर ईथन बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ताज्जुब भी होता है, क्योंकि उसने पहली बार इतने सारे पेड़ पौधे देखे होते हैं और नेचुरल ऑक्सीजन भी।
और उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता और हर चीज़ को छूकर मज़े ले रहा होता है। दोस्तों, ऐसा सब हमारे साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन एक गेम के लिए पूछती हूँ, पेड़ पौधों के बगैर आप इस दुनिया में कैसे सरवाइव करोगे? और आपने कभी कोई पौधा लगाया है? अगर लगाया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नहीं लगाया तो अभी से लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आप जानते हैं ना, पेड़ हैं तो हम हैं। चलें वापस मूवी में आते हैं। अब वो उस गैजेट की मदद से रूट को फॉलो कर रहा होता है। वो जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी का स्केलेटन पड़ा हुआ होता है और उसको देखकर वो डर जाता है। उसके कॉलर पर देखता है तो ईथन वाइट करके लिखा हुआ है। ये देखकर तो वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये उसी का ढांचा होता है। वो देखता है उस ढांचे के सर पर गोली का निशान होता है। ये देखकर ईथन और ज़्यादा डर जाता है। फिर देखता है तो उसके पास वैसा ही गैजेट पड़ा हुआ होता है जैसा विली ने उसे दिया था। वो उस पुराने गैजेट से अपने नए गैजेट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे टाइम फ्रेम के बारे में नहीं पता। पर वो बोलता है कि मुझे टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो उस ढांचे के पास देखता है तो उसके पास वैसी ही घड़ी होती है जैसी उसके पापा ने उसे दी थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो ढांचे के पास घड़ी होती है उस पर ग्रीन लाइट होती है और ईथन के पास रेड लाइट वाली घड़ी होती है। अब वो उस पुराने गैजेट को ऑन करता है और बात करने की कोशिश करता है, पर उसमें तो 2% ही चार्जिंग बची होती है और वीडियो डिस्प्ले नहीं हो पाती, सिर्फ ऑडियो प्ले होती है। फिर वो कहता है कि आखिर में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी ऑडियो प्ले करो। उस ऑडियो में थोड़े से डायलॉग्स सुनने के बाद वो गन शूट की आवाज़ सुनकर डर जाता है। ऑडियो के प्ले होने के दूसरे ही सेकंड में उस गैजेट की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। फिर वो सोचता है कि इस ऑडियो में जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसी आवाज़ मैंने पहले कहीं तो सुनी है, कहीं तो ज़रूर सुनी है। अब उसे ऐसा एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई भी ज़िंदा नहीं है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने के बाद वो प्रेजेंट वाले गैजेट की मदद से आग जलाकर उसके पास बैठ जाता है। फिर वो कुछ फल वगैरह ढूंढ कर खाता है। उसके खाने से थोड़ी ही देर बाद ज़ोर से बिजली चमकती है और बारिश शुरू हो जाती है। तभी देखते हैं कि दूर से कुछ रोशनी नज़दीक आ रही है। उसके बाद कोई आदमी उसके नज़दीक आ रहा होता है। तब ईथन सोचता है कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसने मुझे गोली मारी थी। तब वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि जो फल उसने खाया था उसमें जहर थी। आया वह आदमी उसके हार्ट पर इंजेक्शन लगाता है। थोड़ी देर बाद जब ईथन को होश आता है तो वो देखता है कि आया वह आदमी तो उसका दोस्त ज्यूड था। अब ज्यूड कहता है कि तुमने वो जहरीला फल खाया, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम अपनी जान के लिए लड़ रहे थे, जिसको हमने गैजेट के ज़रिए देखा, इसलिए मैं तुम्हें बचाने और तुम्हारा साथ देने यहाँ आ गया हूँ। दूसरे दिन सुबह हो जाती है। फिर ईथन ज्यूड को भी वही स्केलेटन दिखाता है जो उसने देखा था। ज्यूड ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद दोनों जल्दी जल्दी गैजेट की मदद से दवाई ढूंढने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी वापस भी जाना है। फिर वो अपने गैजेट से हेल्प मांगते हैं। वो उसको नया रूट दिखाता है। उसको फॉलो करते जाते वक्त वहाँ पर एक दरवाज़ा दिखाई देता है। सिर्फ ईथन उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ज्यूड एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। तभी उस डोर से एक इंस्ट्रूमेंट निकलकर बाहर आता है और ईथन की आंखों को स्कैन कर रहा होता है। दूसरे ही सेकंड में वो डोर खुल जाता है और दोनों अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही अंधेरा होता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें एक सिस्टम दिखाई देता है। उसमें वेलकम ईथन करके एक मैसेज डिस्प्ले होता है। तभी मशीन में आता है कि डीएनए को एनालाइज करना होगा। वो जैसे ही सिस्टम को अपना हाथ दिखाता है तो उसके हाथ में जो घड़ी होती है वो उसका खून अपने आप ही निकाल देती है। वो दर्द की वजह से तड़प रहा होता है और कुछ ही सेकंड में उसकी घड़ी की लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि हम क्रॉनिकॉक कंपनी में ही हैं। उस इंसिडेंट में वो ईथन को उसके 8th बर्थडे के होने से पहले के इंसिडेंट में रिचर्ड के साथ जो कुछ हुआ होता है वो सब उसको दिखाता है। रिचर्ड टाइम मशीन के ज़रिए एक मैसेज फ्यूचर को सेंड करता है। अभी रिप्ले आता है कि सेंड ईथन वाइट। ये देखकर रिचर्ड बहुत शॉक्ड हो जाता है। बल्कि यही नहीं, रेजिना और बिली भी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। रेजिना पूछती है कि उन लोगों को तुम्हारे बेटे का नाम कैसे पता। रिचर्ड कहता है कि वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। रेजिना पूछती है कि वो लोग हमें सिर्फ मैसेज ही क्यों भेज रहे हैं।
वो लोग हमसे यहाँ आकर बात भी तो कर सकते हैं। तभी उसके जवाब में बिली कहता है कि पावर फेलियर हो रहा है और अगर पावर फेलियर ना हो तो उस तरफ से इस तरफ कोई भी आ सकता है। वीडियो प्ले होने के बाद ही वहाँ पर भी पावर प्रॉब्लम आ जाती है। तभी ईथन को जूड पर कुछ शक हो रहा होता है और पूछता है कि एक जहरीला फल खाने पर डॉक्टर या साइंटिस्ट आ सकता था, लेकिन तुम ही क्यों आए। उस पर जूड कहता है कि अभी बात करने का टाइम नहीं है, यहाँ से निकल कर आओ, हम पावर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तभी हम तुम्हारी वाइफ को बचा सकते हैं। इसको सुनते ही ईथन कहता है कि जब देखो तुम मेरी वाइफ का नाम यूज़ कर कर मुझे यूज़ कर रहे हो। इस पर ईथन लड़ने लगता है। टाइम मशीन लॉन्च करने में 3 घंटे और 30 मिनट बाकी हैं और उसमें काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब इन 3 घंटों के अंदर उनने 3 काम करने हैं। पहला कि इस तरफ से उस तरफ मैसेज किसने भेजा, दूसरा ऑक्सीजन सिकनेस की मेडिसिन ढूंढनी है और तीसरा पावर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वरना वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। अब वो सिटी की तरफ जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर सारी सिटी तहस नहस हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वहाँ के लोग ऑक्सीजन ना होने की वजह से मास्क के साथ ही मरे हुए पड़े हैं। वहाँ पर लाइन में बहुत सारे ढांचे पड़े हुए होते हैं और कोई भी जिंदा नहीं होता। ईथन अपनी वाइफ की क्लासरूम की जगह पर जाकर देखता है, वहाँ पर उसकी वाइफ और दूसरे स्टूडेंट्स तमाम मरकर ढांचे में बदल जाते हैं। अपनी वाइफ के ढांचे के हाथ में वो उसी फूल को देखता है जो ईथन ने जाने से पहले उसको दिया था। उसमें उसकी वाइफ ने लिखा हुआ होता है कि तुम वापस ज़रूर आओगे, मैं खुदा से दुआ करूँगी। ये देखकर वो बहुत अपसेट होता है और रोने लगता है। वो जूड को देखकर बोलता है कि हम किसी को भी बचा नहीं पाएंगे और वो रोने लगता है और फिर दीवार के साथ लगकर बैठ जाता है। वो रोते हुए जूड से कहता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं आता तो ये सब नहीं होता और ये सब लोग मर चुके हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि मिशन फेल हो चुका है। और जूड कहता है कि परेशान मत हो। ये सुनते ही ईथन उस पुराने गजेट की उस आखिरी ऑडियो को फिर से प्ले करता है। उसमें वो वैसी आवाज़ को सुनता है जैसी जूड निकाल रहा होता है और वो सोचता है कि कहीं वो जूड ही तो नहीं जो मुझे मारने के लिए आया है। उस ऑडियो को सुनकर जूड भी बहुत डर जाता है और अपने पास रखी पिस्टल को निकालता है और उस ऑडियो में आई हुई आवाज़ की तरह धमकाने लगता है। आखिर में जूड कहता है कि मैंने तुम्हें शूट नहीं किया और तुम भी नहीं मरे हो और इस इंसिडेंट को बदल दिया गया है। तभी उन्हें एक वार्निंग मैसेज सुनाई देता है कि अगर 2 घंटों में पावर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा। उसको सुनते ही वो कहते हैं कि पहली 2 प्रॉब्लम्स तो हम सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट इसको तो सॉल्व करना ही होगा। फिर वो दोनों उठकर सुरंग के अंदर जाते हैं। स्टार्टिंग में वो जिस जगह पर काम कर रहे होते हैं ये वही जगह होती है। ईथन उस जगह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर देखता है, लेकिन वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रही होती। उसी वक्त उस रूम का दरवाज़ा बंद होने लगता है। रूम के बाहर खड़ा जूड उस रूम के दरवाजे को रोकता है और ईथन को बाहर आने को बोलता है। इस पर ईथन कहता है कि अगर मैं भी बाहर आ गया तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, और मैं बाहर आ गया तो धमाका होकर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और उस सब के बाद कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अब जूड के हाथ को धक्का देकर वो उसी दरवाजे के अंदर बंद हो जाता है। जूड बाहर से चिल्ला रहा होता है। उस रूम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके ऑक्सीजन कम होती जाती है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और बेहोश हो जाता है। तभी जूड उस रूम के अंदर आकर बेहोश हुए हुए ईथन को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता है और पावर सप्लाई फिर से एक्टिवेट हो जाती है। अब यहाँ पर उनने तीसरा काम तो पूरा कर लिया, जो कि था पावर सप्लाई को ठीक करने का। अब ईथन यहाँ की सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, पर जूड उसको कुछ भी जानने नहीं देता। इसलिए जूड और ईथन की लड़ाई हो जाती है। तभी ईथन को एक आइडिया आता है। वो अपने न्यू गजेट की बैटरी को निकालकर पुराने गजेट में डाल देता है और उसमें वीडियो प्ले करता है। इसी दौरान ईथन जूड को एक रूम में धकेलकर उसका दरवाज़ा बंद कर देता है। आखिर में उसके पापा रिचर्ड के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वो वीडियो प्ले करता है। उसमें दिखाते हैं कि रिचर्ड ईथन के पास बात करता है। ईथन, तुम्हारा डीएनए होगा तो तभी ये मशीन एक्टिवेट होगी। ये मशीन गलत लोगों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। अगर ये मशीन गलत लोगों के हाथ में आ गई तो वो उससे बुरे काम ही करेंगे। तुम्हें इस सब को बचाना पड़ेगा। तभी वही वाला सीन आता है जिसमें वो कह रहा होता है कि तुम और तुम्हारी मम्मी चल कर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, और फ़ोन कट कर देता है।
तभी रेजिना और जूड को दिखाते हैं। रेजिना जूड को कहती है कि इन सब लोगों को बर्बाद होने दो, अगर मर गए तो दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी और फिर से पेड़ पौधे उग जाएंगे और ऑक्सीजन बनने लगेगी। अब रेजिना चाहती है कि सिर्फ वही फ्यूचर में जाए और वही बच पाए। रिचर्ड कहता है कि मेरे बेटे का डीएनए रहेगा तभी ये मशीन एक्टिवेट हो पाएगी। रेजिना बिली को पास से कहती है कि तुम्हें ये मशीन एक्टिवेट करने आती है, और जैसे ही वो कहता है तो अगले ही सेकंड में बिना कुछ सोचे समझे वो रिचार्ड को शूट कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। रिचार्ड के मरने की वजह से ही वो उस दिन अपनी वाइफ और बच्चे को बचाने के लिए नहीं जा पाता, और अब ईथन को समझ आ जाता है कि उस दिन पापा बचाने के लिए क्यों नहीं आए, और अब उसके दिल से अपने पापा के लिए नफ़रत ख़त्म हो जाती है। ये सब देखकर ईथन रो रहा होता है। तभी जूड उस रूम का दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाता है। वो वीडियो कॉन्टीन्यूसली चलाता रहता है। उसमें रेजिना रिचार्ड को शूट करने के बाद रिचर्ड से कहती है कि ईथन की माँ को मार कर लाओ और ईथन को हमारे पास लेकर आओ। वो इस मिशन का की है और उसी के ज़रिए हम इस मिशन तक पहुँच सकते हैं। ये सब देखने के बाद ईथन गुस्सा होकर बोलता है कि तुमने भी मुझे यूज़ किया है, और जूड को देखकर चिल्लाता है। पर जूड कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे भी तुम्हारी ही तरह यूज़ किया गया है। अब वो जूड अपने आप को सच साबित करने के लिए अपने आप पर गोली चला देता है और वहीं पर ईथन के सामने ही मर जाता है। अब रेजिना ने ईथन को फ्यूचर में इसलिए भेजा ताकि उसके डीएनए से मशीन एक्टिवेट की जाए, और यही उसका मेन मोटिव था उसको वहाँ भेजने का। अब ईथन सोच रहा होता है कि उन्हें यहाँ आने से कैसे रोका जाए। तभी अचानक उसके पापा का भेजा हुआ फर्स्ट मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये मशीन बुरे लोगों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। कट करके रेजिना अपने थोड़े से लोगों के साथ टाइम ट्रैवल के लिए बिल्कुल तैयार है और उसका इंतज़ार कर रही होती है और सोच रही होती है कि थोड़े ही टाइम में जूड ईथन को मारकर आ जाएगा और फिर हम लोग जूड को मार देंगे और फिर यहाँ से हम फ्यूचर में चले जाएंगे। थोड़ी ही देर में मशीन में काउंटडाउन शुरू होता है और जैसे ही ज़ीरो आता है वो सब खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि जैसे ही वो आएगा शूट कर देंगे। लेकिन वो सब ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस मशीन में बहुत सारे पेड़ पौधे आ रहे होते हैं और उसी के साथ वो मशीन शट डाउन हो जाती है। कट करके दिखाते हैं कि ईथन ने मशीन को बंद कर दिया है और उसको देखकर रेजिना बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। उन्हीं पेड़ पौधों के साथ रेजिना की रिचार्ड को शूट करने वाली वीडियो भी होती है और उसी के साथ उसने अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट भी भेजा है। तभी भी उस एनोनिमस रेडिएशन से इन्फॉर्मेशन मिलने से पुलिस क्रोनिको कंपनी में छापा मारती है। सारे पेड़ पौधों को लेकर रेजिना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन पेड़ पौधों के साथ वो लोग नए पेड़ पौधे उगा रहे होते हैं और यहाँ पर दूसरा काम भी ख़त्म होता है और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि खुदा ने उनके लिए पेड़ पौधे भेज दिए हैं। ये सब कुछ न्यूज़ में चल रहा होता है। ये सब उसकी वाइफ देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि ये ईथन का काम ही है, ये सब मेरे शौहर ईथन ने ही किया है। तभी ईथन का भेजा हुआ गिफ्ट एक लड़की आकर उसको देती है। उसको ओपन करके देखती है तो उसके अंदर एक असली का फूल होता है। उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब फ्यूचर में रह रहे ईथन को दिखाते हैं। अब वो भाग के जाता है और सिटी को देखता है। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं और वहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे हैं और ये सब देखकर ईथन बहुत खुश होता है और वहीं पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। तो दोस्तों, यहीं पर ही ये मूवी ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई और अच्छी सी मूवी के साथ।